कहानी शुरू होती है साल 1944 से, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच एक अनजान से आइलैंड पर एक अमेरिकी फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और उसका पायलट पैराशूट की मदद से किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। लेकिन उसी आइलैंड पर एक जापानी पायलट भी जिंदा उतर चुका होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही बिना कुछ सोचे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक फायरिंग होती है, लेकिन हैरानी की बात यह रहती है कि दोनों में से किसी को भी एक भी गोली नहीं लगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पर उनकी लड़ाई सबसे छोटा खतरा थी। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो जापानी पायलट अपनी तलवार निकालकर अमेरिकी पायलट के पीछे जंगल के अंदर तक दौड़ पड़ता है। भागते भागते दोनों एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि जापानी पायलट की तलवार बस अमेरिकी पायलट के गले में घुसने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक विशाल हाथ दोनों के बीच आकर सब कुछ रोक देता है। अगले ही पल उनके सामने एक इतना बड़ा जीव खड़ा होता है कि दोनों की लड़ाई उसी वक्त थम जाती है। वह कुछ सेकंड तक इन दोनों छोटे इंसानों को गौर से देखता है और फिर बिना कुछ किए वापस जंगल के अंदर चला जाता है। उस वक्त दोनों को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन असल में उन्होंने इस आइलैंड के असली राजा की सिर्फ एक झलक देखी थी। जिस अमेरिकी पायलट की जान अब भी बची थी, उसका नाम हैंक था। आगे चलकर वही पूरे 28 साल इसी आइलैंड पर फंसा रहता है और बाद में इसी कहानी का सबसे अहम गवाह बनता है, क्योंकि उसने इस आइलैंड पर वो सब देखा था जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। अब कहानी पहुंचती है साल 1973 में, जब वियतनाम युद्ध खत्म होने वाला था और अमेरिका अपनी सेना वापस बुला रहा था। लेकिन इसी दौरान मोनार्क प्रोजेक्ट का रिसर्चर रांडा एक ऐसी खोज कर लेता है जो सब कुछ बदल सकती थी। मोनार्क एक बेहद गुप्त ऑर्गेनाइजेशन थी जो विशाल और अज्ञात जीवों पर रिसर्च करती थी। रांडा पिछले 30 सालों से ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे मॉन्स्टर्स सच में मौजूद हैं। आखिरकार सैटेलाइट फोटो में उसे एक रहस्यमयी आइलैंड दिखाई देता है जो चारों तरफ से खतरनाक तूफानों से घिरा हुआ था। ऊपर से देखने पर उसका आकार बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसा लगता था और सबसे अजीब बात यह थी कि दुनिया के किसी भी मैप में उस आइलैंड का कोई नाम या निशान तक नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर इस जगह को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा हो। रांडा जानता था कि अगर सोवियत संघ उससे पहले वहां पहुंच गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने कोल्ड वॉर का बहाना बनाकर सरकार से इस मिशन के लिए एक पूरी मिलिट्री टीम अपने साथ ले जाने की मंजूरी हासिल कर ली। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि जिस चीज की तलाश में वह जा रहा है, बहुत जल्द वही चीज उसका सामना करने वाली है। उसी समय वियतनाम के एक एयर फाइनर्स बेस पर सैनिक अपना सामान समेट रहे थे, क्योंकि आखिरकार उन्हें घर लौटना था। ज्यादातर लोग इस खबर से खुश थे, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल पैकार्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध के लिए जी थी। उसके लिए सेना छोड़ना, घर लौटना नहीं, बल्कि अपनी पहचान खो देना था। तभी उसे आदेश मिलता है कि उसे कुछ साइंटिस्ट्स को स्कल आइलैंड तक जियोलॉजिकल सर्वे के लिए सुरक्षित पहुंचाना है। पैकार्ड बिना कोई सवाल किए तुरंत ये मिशन स्वीकार कर लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या होने वाला है, वह सिर्फ कुछ दिन और एक सैनिक की तरह जीना चाहता था। इसी बीच रांडा इस मिशन के सबसे जरूरी इंसान कॉनराड को भी साथ जोड़ लेता है। वह पहले ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज में रह चुका था और अब पैसों के बदले किसी भी जंगल में मिशन पूरा करने वाला एक्सपर्ट ट्रैकर बन चुका था। रांडा उसे अपनी पहली ऑफर देता है, लेकिन कॉनराड सीधे 5 गुना ज्यादा पैसे मांग लेता है। रांडा बिना बहस किए तुरंत मान जाता है। कॉनराड के लिए ये बस एक और पेड मिशन था। इस एक्सपीडिशन में मेसन भी शामिल होती है, जो एक वॉर फोटोग्राफर और एंटी वॉर जर्नलिस्ट थी। उसे शुरू से ही इस मिशन में कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इनके साथ जाकर असली सच का पता लगाएगी। मिशन शुरू होने से पहले ब्रीफिंग के दौरान मेसन और पैकार्ड की पहली मुलाकात ही टकराव से भरी होती है। पैकार्ड का मानना था कि ऐसे जर्नलिस्ट्स की वजह से ही अमेरिका वियतनाम युद्ध हार गया। इस मिशन पर निकलने से पहले ही पूरी टीम अलग अलग सोच में बंट चुकी थी। पैकार्ड सिर्फ लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता था। रांडा इस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स के होने का सबूत ढूंढने आया था। कॉनराड के लिए ये बस पैसों वाला एक मिशन था, जबकि मेसन शुरू से ही हर चीज को शक की नजर से देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी वॉरशिप स्कल आइलैंड के पास पहुंच जाती है, लेकिन आइलैंड के चारों तरफ एक विशाल तूफानी दीवार खड़ी थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थीं कि वॉरशिप भी उनके सामने छोटी लग रही थी। ये नजारा देखकर कैप्टन साफ कह देता है कि अगर आइलैंड के अंदर जाना है तो हेलीकॉप्टर से जाओ, क्योंकि वह अपनी शिप को इस तूफान के पास भी नहीं ले जाएगा। कुछ पल सोचने के बाद पैकार्ड पूरी टीम को हेलीकॉप्टर्स में बैठने का आदेश दे देता है। अगले ही पल पूरा स्क्वाड्रन उस खतरनाक तूफान के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वे दूसरी तरफ निकलते हैं, उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ समुद्र के बीचों बीच खड़े थे। घने जंगलों ने पूरे आइलैंड को ढक रखा था और ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही डरावनी भी महसूस हो रही थी। उस वक्त हर कोई इस नजारे में खोया हुआ था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि इस आइलैंड पर सुकून ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता था। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स 2 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम जमीन के अंदर की जानकारी निकालने के लिए सीस्मिक बॉम्ब्स गिराने लगती है, जबकि दूसरी टीम आइलैंड के बीच की तरफ बढ़ती रहती है। बमों की गूंज पूरे जंगल और पहाड़ों में फैल जाती है, जिससे हजारों पक्षी एक साथ उड़ने लगते हैं। तभी रांडा का असिस्टेंट ब्रूक्स अपने मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डालता है और स्क्रीन पर आते डेटा को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। डेटा साफ बता रहा था कि इस आइलैंड के नाई से एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा मौजूद है, जैसे जमीन के नीचे पूरी एक अलग दुनिया छिपी हो। लेकिन वह इस खोज को समझ भी नहीं पाता, क्योंकि बमों की आवाज
आवाज खत्म होने से पहले ही जंगल के अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा भयानक आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले एक पायलट को कुछ अजीब दिखाई देता है। वह देखता है कि आगे जंगल के ऊपरी पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं, जैसे उनके नीचे से कोई बहुत विशाल चीज गुजर रही हो। फिर दूसरा पायलट भी वही देखता है, उसके बाद तीसरा, और तभी अचानक एक विशाल पेड़ जड़ समेत उखड़कर सीधे आसमान की तरफ उड़ जाता है। अगले ही पल सबकी नजर उस पर पड़ती है। एक इतना बड़ा हाथ जो किसी हेलीकॉप्टर से भी कई गुना विशाल था। वह हाथ बिना किसी मुश्किल के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे ऐसे मसल देता है जैसे कोई खाली कैन हो। इसके तुरंत बाद पूरा कॉन्ग पेड़ों के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसका विशाल शरीर जंगल से भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। इतनी दूर होने के बावजूद सारे हेलीकॉप्टर्स उसके सामने छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। ये सब देखते ही पैकार्ड बिना एक सेकंड गंवाए फायर करने का आदेश दे देता है, लेकिन गोलियां कॉन्ग पर ऐसे असर कर रही थीं जैसे किसी पहाड़ पर छोटे पत्थर फेंके जा रहे हों। उन्हें देखकर कॉन्ग सिर्फ और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वह सीधा हमला शुरू कर देता है। कभी अपने विशाल हाथों से हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही पकड़ लेता, कभी उन्हें फाड़ कर फेंक देता और कभी अपनी चाल से पायलट्स को ऐसा धोखा देता कि हेलीकॉप्टर्स आपस में ही टकराकर तबाह हो जाते। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन लगभग खत्म हो जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो पैकार्ड धुएं से भरे मलबे के बीच से किसी तरह बाहर निकलता है। अपने चारों तरफ बिखरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े और मारे गए सैनिकों को देखकर उसके चेहरे का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। मलबे के बीच खड़ा पैकार्ड पहले अपने मारे गए सैनिकों को देखता है, फिर उसकी आंखों में गुस्सा और भी गहरा हो जाता है। अगले ही पल यही गुस्सा एक जिद में बदल जाता है और वह अपने आप से सिर्फ एक बात कहता है कि मैं उस जानवर को मार कर रहूंगा। यही फैसला आगे उसके हर कदम की वजह बनने वाला था। दूसरी तरफ कॉन्ग वहां से वापस जंगल की ओर चला जाता है। उसने बचे हुए इंसानों का पीछा नहीं किया क्योंकि उसका गुस्सा इन लोगों पर नहीं था। वह उन धमाकों पर नाराज था जो लगातार आइलैंड पर किए जा रहे थे। उन बमों की वजह से जमीन के नीचे छिपी कोई ऐसी चीज जाग सकती थी जिससे कॉन्ग हजारों सालों से इस आइलैंड की रक्षा करता आ रहा था। हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के तबाह होने के बाद बचे हुए लोग दो टीमों में बंट जाते हैं। कॉनराड और मेसन अपनी टीम के साथ रेंडिजुअस पॉइंट की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि बाकी बचे लोगों से मिल सकें। दूसरी तरफ पैकार्ड अपने सैनिकों को लेकर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ता है क्योंकि वहां अभी भी हथियार और एम्यूनिशन पड़ा था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कॉन्ग को मारना। आगे बढ़ने से पहले वह रांडा को पकड़ लेता है और बंदूक उसकी पेशानी पर रखकर पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि इस आइलैंड पर ऐसा कोई विशाल जीव मौजूद है। रांडा बिना डरे मान लेता है कि वह पिछले 30 सालों से दुनिया को यही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे जायंट क्रीचर्स सच में होते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक पल के लिए पैकार्ड का मन करता है कि वहीं उसका काम तमाम कर दे, लेकिन वह खुद को रोक लेता है क्योंकि इस वक्त दोनों का लक्ष्य एक ही था। रांडा दुनिया के सामने कॉन्ग का सबूत रखना चाहता था, जबकि पैकार्ड अपने मारे गए साथियों का बदला लेना चाहता था। अब एक टीम का मकसद इस आइलैंड से जिंदा निकलना था, जबकि दूसरी टीम सिर्फ बदले की आग में आगे बढ़ रही थी। पहले कॉनराड की टीम की बात करते हैं। कई घंटों तक घने जंगल से गुजरने के बाद वे एक उथले पानी वाले इलाके में पहुंचते हैं। तभी उनके सामने इस आइलैंड का एक और विशाल जीव आ खड़ा होता है। वह दिखने में किसी विशाल भैंसे जैसा था। उसका शरीर कई मीटर लंबा था और उसकी पीठ पर कोरल जैसी सख्त हड्डियां उगी हुई थीं। जैसे ही वह पूरा पानी से बाहर निकलता है, उसके शरीर से दोनों तरफ पानी ऐसे बहने लगता है मानो कोई विशाल चट्टान समुद्र से बाहर आई हो। ये नजारा देखते ही पूरी टीम घबराकर अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देती है, लेकिन कॉनराड कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वह जीव हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा। वह बस चुपचाप इन बाहरी लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी शांति थी। कॉनराड इशारे से सबको बंदूकें नीचे करने के लिए कहता है। कुछ सेकंड बाद वह विशाल जीव भी बिना किसी पर हमला किए मुड़ता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। तभी पहली बार उन्हें एहसास होता है कि इस आइलैंड पर मौजूद हर विशाल जीव उनका दुश्मन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पैकार्ड की टीम के साथ हालात बिल्कुल अलग थे। वे अभी एक घने बैम्बू फॉरेस्ट से गुजर ही रहे थे कि ऊपर से हल्की सरसराहट की आवाज आने लगती है। एक सैनिक को कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वह सिर उठाकर देखता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। बैम्बू के बीच से एक विशाल मकड़ी जैसी डरावनी क्रीचर नीचे लटक रही थी। उसकी लंबी टांगें बिल्कुल बैम्बू जैसी दिख रही थीं, इसलिए जब तक वह हिलती नहीं थी उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजती है। वह क्रीचर अपनी नुकीली टांग सीधे एक सैनिक के शरीर के आर पार निकाल देती है और उसे हवा में उठा लेती है। इसके तुरंत बाद पूरा बैम्बू फॉरेस्ट जैसे जिंदा हो उठा है। चारों तरफ गोलियों की आवाज, चीखें और खून से भीगी बैम्बू की पत्तियां एक साथ दिखाई देने लगती हैं। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार वे लगातार फायरिंग करके उन विशाल स्पाइडर क्रीचर्स में से एक को मार गिराते हैं। हालांकि उस जायंट स्पाइडर को मार दिया गया था, लेकिन असली डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे खौफनाक बात यह थी कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता था कि वह किस बैम्बू के बीच छिपी बैठी है, और जब तक उसका हमला दिखाई देता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। यही डर अब वहां मौजूद हर इंसान के अंदर बैठ चुका था। इस क्रीचर को लॉन्ग लेग
एक्स मदर कहा जाता था। उसके इलाके में बैम्बू जंगल नहीं बल्कि उसके शिकार का सबसे खतरनाक हथियार था। शाम होते होते कॉनराड और उसकी टीम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो किसी प्राचीन खंडहर जैसी दिखाई देती थी। वे अब भी रुककर थोड़ा आराम ही करने वाले थे कि अचानक चारों तरफ से दर्जनों आदिवासी निकल आते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी टीम को घेर लेते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि बस एक छोटी सी गलती लड़ाई शुरू कर सकती थी। तभी भीड़ के बीच से फटे पुराने पायलट यूनिफॉर्म पहने एक बुजुर्ग अमेरिकी आदमी भागता हुआ आता है और दोनों तरफ के लोगों को हथियार नीचे करने के लिए कहता है। ये वही अमेरिकी पायलट हैंक था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब तक वह पूरे 28 साल इसी आइलैंड पर बिता चुका था। हैंक सभी लोगों को अपने गांव के अंदर ले जाता है। गांव के बीचों बीच साल 1934 का एक पुराना जहाज फंसा हुआ था जिसे आदिवासियों ने पूजा की जगह में बदल दिया था। उसके अंदर की दीवारों पर बनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स इस आइलैंड के हजारों साल पुराने इतिहास को दिखा रही थी। हैंक उन पेंटिंग्स की तरफ इशारा करते हुए सबको यहाँ की असली कहानी बताना शुरू करता है। वह बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि कॉन्ग कोई मॉन्स्टर नहीं है, वह इस आइलैंड का रक्षक है। इसकी आखिरी सुरक्षा दीवार है। सदियों से कॉन्ग की पूरी प्रजाति इसी आइलैंड पर रहती आई थी और जमीन के नीचे रहने वाले एक भयानक दुश्मन से लगातार लड़ती रही थी। उन क्रीचर्स का नाम था स्कल क्रॉलर्स। हैंक बताता है कि ये क्रीचर्स जमीन की गहराइयों से बाहर आते हैं। ये जो भी इनके सामने आता है उसे खत्म कर देते हैं और अपने पीछे कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ते। हजारों साल तक चली इस लड़ाई में कॉन्ग की पूरी प्रजाति लगभग खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ कॉन्ग अकेला बचा था और वही इस पूरे आइलैंड की आखिरी उम्मीद था। हैंक आगे बताता है कि इंसानों ने जो बॉम्ब्स इस आइलैंड पर गिराए हैं उनसे जमीन के नीचे दबे हुए स्कल क्रॉलर्स जाग सकते हैं। इतना कहकर वह गांव के बीच खड़े उस पुराने जहाज की तरफ देखने लगा है। फिर बताता है कि उस जहाज का बड़ा हिस्सा उसने खुद बनाया है। उसमें उसकी अपनी अमेरिकी फाइटर प्लेन का मलबा लगा था। उस जापानी पायलट के जीरो फाइटर के टूटे हुए हिस्से भी थे और बाद में बीच पर मिले एक B-29 बॉम्बर के बचे हुए टुकड़े भी उसी में जोड़ दिए गए थे। पूरे 28 साल तक हैंक इन्हीं टूटे हुए एयरक्राफ्ट्स के हिस्सों को जोड़कर इस नाव को बनाता रहा क्योंकि उसे हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन वह यहाँ से निकल पाएगा। अब उसे लगने लगा था कि इतने सालों बाद आए ये नए लोग शायद उसकी वही उम्मीद पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक परेशानी अभी भी थी। जिस इवैक्यूएशन पॉइंट तक उन्हें पहुंचना था वहां पैदल जाने में 3 दिन से भी ज्यादा समय लग जाता। इसलिए हैंक सबको एक रास्ता सुझाता है। अगर इस नाव को पूरी तरह ठीक कर लिया जाए तो नदी के रास्ते शायद समय रहते वहां पहुंचा जा सकता है। बस फिर क्या था, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए उस छोटे से गांव में सभी लोग मिलकर दूसरी विश्व युद्ध के टूटे हुए एयरक्राफ्ट्स के मलबे से बनी उस नाव को ठीक करने में जुट जाते हैं। ये नजारा जितना अजीब था उतना ही यादगार भी लग रहा था। उसी रात जब सभी लोग नाव को ठीक करने में लगे हुए थे, हैंक एक जवान सैनिक के पास बैठता है और उससे पूछता है कि इन 28 सालों में बाहर की दुनिया में क्या क्या बदल गया। सैनिक उसे बताता है कि इंसान अब चांद तक पहुंच चुके हैं। ये सुनकर हैंक कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर हैरानी से पूछता है कि चांद पर जाकर किया क्या। सैनिक इसके बाद बताता है कि अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। ये सुनकर हैंक और भी उलझ जाता है। वह कहता है कि लेकिन हम तो एक ही तरफ थे। फिर ये कोल्ड वॉर कहाँ हो रही है? अंटार्कटिका में। उसकी बातें साफ बता रही थी कि उसकी दुनिया अब भी साल 1945 में ही अटकी हुई थी। कुछ देर बाद सैनिक उसे नया रॉक म्यूजिक सुनाता है और कहता है कि अब यही नया जमाना है। हैंक कुछ पल चुपचाप सुनता रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि तो यही है रॉक एंड रोल। अगली सुबह हैंक सबसे पहले उस जापानी पायलट की कब्र पर जाता है जिससे उसने पहली बार इस आइलैंड पर लड़ाई की थी। जो कभी उसका दुश्मन था वही बाद में इस पूरे आइलैंड पर उसका इकलौता साथी बन गया था। लेकिन आखिरकार वह भी स्कल क्रॉलर्स का शिकार हो गया। हैंक काफी देर तक उसकी कब्र के सामने खड़ा रहता है, फिर वहाँ रखी उसकी समुराई स्वॉर्ड उठा लेता है। अब वह अपने उस पुराने दोस्त की आखिरी निशानी साथ लेकर इस आइलैंड से निकलना चाहता था जिसने दोनों को पूरे 28 साल तक कैद करके रखा था। इसके बाद नाव तैयार हो जाती है और पूरी टीम नदी के रास्ते इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन सफर अभी आसान नहीं होने वाला था। रास्ते में अचानक उड़ने वाले क्रीचर्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। इन क्रीचर्स को लीफिंग्स कहा जाता था। इनका आकार बहुत बड़ा नहीं था लेकिन इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हमला कब हुआ इसका एहसास होने तक देर हो जाती थी। पूरा झुंड एक साथ टूट पड़ता तो ऐसा लगता जैसे हवा में तेज धार वाले ब्लेड उड़ रहे हों। इसी हमले के दौरान एक भारतीय साइंटिस्ट खुद को बचा नहीं पाता। एक लीफिंग उसे अपने पंजों में दबोचकर सीधे आसमान में उठा ले जाती है। जब उसका शरीर वापस नीचे गिरता है तब तक उसे बचाने का कोई मौका नहीं बचता। टीम अभी इस नुकसान से उबर भी नहीं पाती कि तभी अचानक रेडियो पर आवाज सुनाई देती है। पैकार्ड ने सिग्नल फ्लेयर दागी थी। कुछ देर बाद दोनों टीमें नदी के किनारे एक दूसरे से मिल जाती हैं। कॉनराड तुरंत कहता है कि अब बिना वक्त गंवाए सीधे इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन पैकार्ड उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह पहले चैपमैन नाम के उस सैनिक को ढूंढना चाहता था जो क्रैश हुए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के पास अकेला रह गया था। हैंक जैसे ही उस जगह का नाम सुनता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह सबको चेतावनी देता है कि वही जगह स्कल क्रॉलर्स का अड्डा है, वहाँ जाना आसान है लेकिन वापस लौटना लगभग नामुमकिन। लेकिन पैकार्ड के दिमाग में इस वक्त सिर्फ 2 ही बातें चल रही थीं। पहले चैपमैन को वापस लाना और फिर कॉन को मारने लायक हथियार जुटाना। कॉनराड उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पैकार्ड किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार सभी को उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ देर बाद वे एक गहरी घाटी के नीचे पहुंचते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा गुफा जैसा मुंह खुला हुआ था। उसके
चारों तरफ हर तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। वहाँ बड़े बड़े जानवरों के कंकाल भी पड़े थे और कॉन्ग की प्रजाति के कई विशाल कंकाल भी साफ दिखाई दे रहे थे। हवा में अजीब सी पीले हरे रंग की गैस फैली हुई थी। तभी एक सैनिक आदतन सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक उसे तुरंत रोक देता है। वह कहता है कि यहाँ की हवा ज्वलनशील है, एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ उड़ा सकती है। तभी गुफा के अंदर गहरे अंधेरे से एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसमें मेटल घिसने जैसी खुरदरी गूंज थी। अगले ही पल धुंध के बीच से एक विशाल स्कल क्रॉलर धीरे धीरे बाहर निकलता है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है, उसके अंदर कतारों में लगे नुकीले दांत साफ दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही उस विशाल स्कल क्रॉलर ने अपना मुंह खोला, उसके दांतों के बीच खून और लार साफ टपकती दिखाई दे रही थी। उसके पूरे शरीर पर आर्मर जैसी सख्त परत चढ़ी हुई थी और उसकी आंखें डरावनी हरी रोशनी से चमक रही थी। तभी अचानक वह उल्टी करने लगा है। अगले ही पल उसके मुंह से इंसान की एक खोपड़ी बाहर गिरती है। उस खोपड़ी पर चैपमैन के नाम का निशान बना हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वह उसे पहले ही खा चुका था और अब उसका शरीर उसे बचा रहा था। ये नजारा देखते ही वहाँ मौजूद हर इंसान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस आइलैंड पर इंसान शिकारी नहीं है, बल्कि खुद शिकार है। इसके तुरंत बाद स्कल क्रॉलर हमला कर देता है। गोलियां उसकी मोटी खाल पर लगभग बेअसर साबित होती हैं। यहाँ तक कि फ्लेमेथ्रोवेर भी उसे सिर्फ कुछ कदम पीछे धकेल पाता है। अपने ही अड्डे के अंदर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता और उसकी हर पूंछ का वार सामने आने वाली हर चीज को पलट देता। तभी कॉनराड हैंक के हाथ से जापानी समुराई स्वॉर्ड लेता है, गैस मास्क पहनता है और जहरीली धुंध के बीच उस स्कल क्रॉलर का सामना करने निकल पड़ता है। लड़ाई के दौरान मैसन एक तरीका सोच निकालती है। वह वहाँ फैली ज्वलनशील गैस का इस्तेमाल करके बड़ा धमाका कर देती है। उसी विस्फोट की मदद से वे किसी तरह उस स्कल क्रॉलर को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस गुफा से जिंदा बाहर निकलने की कीमत भी बहुत भारी पड़ती है। इस लड़ाई में उनके दो और साथी अपनी जान गंवा देते हैं। गुफा से बाहर निकलते वक्त हैंक एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो बस पहला था, ऐसे और भी हैं और उनसे भी बड़े। अब वहाँ मौजूद हर इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाना। लेकिन पैकार्ड अब भी ऐसा नहीं सोच रहा था। वह क्रैश हुए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और उसके अंदर बची सारी गन्स, एक्सप्लोसिव्स और एम्यूनिशन बाहर निकलवा लेता है। इसके बाद वह नदी के दोनों किनारों पर एक्सप्लोसिव्स बिछा देता है और पानी में पेट्रोल फैला देता है। उसका पूरा प्लान बिल्कुल सीधा था, पहले आग और धमाकों से कॉन को यहाँ बुलाना और फिर उसी जाल में फंसाकर उसे जला देना। लेकिन इस बार कॉनराड, मेसन और हैंक उसके सामने डट कर खड़े हो जाते हैं। हैंक उसे साफ शब्दों में समझाता है कि कॉन्ग इस आइलैंड का रक्षक है। अगर कॉन्ग नहीं रहा तो स्कल क्रॉलर्स पूरे आइलैंड को खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें रोकने वाला फिर कोई नहीं बचेगा। लेकिन बदले की आग में अंधा हो चुका पैकार्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर सीधे हैंक पर तान देता है। तभी कॉनराड के साथ चल रहे सैनिक, जिन्होंने रास्ते भर इस आइलैंड की सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी, एक एक करके पैकार्ड के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे अपनी बंदूकें अपने ही कमांडिंग ऑफिसर की तरफ तान देते हैं। पहली बार पैकार्ड खुद को पूरी तरह अकेला पाता है। मजबूर होकर उसे कुछ देर के लिए डेटोनेटर नीचे रखना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि अब मामला शांत हो गया है, लेकिन तभी अचानक नदी का पानी जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। अगले ही पल पानी के अंदर से कॉन्ग जितना विशाल एक एडल्ट स्कल क्रॉलर बाहर निकल आता है। यही वह असली दानव था जो जमीन की गहराइयों का सबसे खतरनाक शिकारी था। उसके पूरे शरीर पर आर्मर जैसी मोटी स्केल्स चढ़ी हुई थी और जब उसने अपना विशाल मुंह खोला तो ऐसा लग रहा था कि वह एक पूरी ट्रक को भी एक ही बार में निगल सकता है। उस विशाल स्कल क्रॉलर को देखते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन इसी भगदड़ के बीच पैकार्ड एक बार फिर डेटोनेटर उठा लेता है। वह लड़खड़ाते हुए कॉन की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जिद बची थी कि चाहे अपनी जान चली जाए, लेकिन कॉन को साथ लेकर ही मरेगा। आग, धुएं और धमाकों के बीच बढ़ते हुए आखिरकार पैकार्ड वहीं खत्म हो जाता है। उसे डेटोनेटर दबाने का मौका भी नहीं मिल पाता। अब पूरा मैदान सिर्फ दो दैत्यों की लड़ाई का गवाह बनने वाला था। कॉन्ग पहले से ही बुरी तरह घायल था। मौका मिलते ही एडल्ट स्कल क्रॉलर उस पर टूट पड़ता है और उसे सीधा पानी के अंदर दबा देता है। दोनों का आकार लगभग बराबर था, लेकिन स्कल क्रॉलर ज्यादा चालाक और कहीं ज्यादा खतरनाक था। कॉन कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह उसे फिर से पानी के अंदर दबा देता है। दूसरी तरफ इंसान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे थे। कॉनराड और बाकी लोग नाव पर लगी बची हुई मशीन गन से लगातार स्कल क्रॉलर पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी मैसन सिग्नल फ्लेयर चलाती है जो सीधा जाकर स्कल क्रॉलर की एक आंख में लगती है। यही वह मौका था जिसका कॉन्ग इंतजार कर रहा था। वह पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर पर लिपटी भारी चेन तोड़ देता है और फिर एक झटके में वापस खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह उसी चेन को अपनी बांह पर कई बार लपेटा है और उसके सिरे पर लगा विशाल प्रोपेलर उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार बन जाता है। अगले ही पल कॉन्ग पूरी ताकत से उस चेन को घुमाकर स्कल क्रॉलर पर हमला करता है। वह वार इतना जबरदस्त होता है कि स्कल क्रॉलर दूर जा गिरता है। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, कॉन्ग अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा था। वह आसपास की चीजों को हथियार बनाना जानता
जानता था। वह सोच सकता था, समझ सकता था और उसी हिसाब से लड़ रहा था। जोरदार हमला लगते ही स्कल क्रॉलर उड़कर दूर चट्टानों से टकराता है, लेकिन कॉन्ग यही नहीं रुका। जैसे उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता, अपनी पूरी प्रजाति और उन सभी साथियों की यादें घूम जाती हैं जिन्हें स्कल क्रॉलर्स ने मार डाला था। हजारों सालों से अकेले इस आइलैंड की रक्षा करने वाला कॉन्ग अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वह स्कल क्रॉलर का जबड़ा दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से फैलाता है और अगले ही पल उसे बीच से चीर देता है। इसी के साथ ये भयानक लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है। लड़ाई के दौरान हुए धमाकों में मेसन नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। तभी कॉन्ग की नजर उस पर पड़ती है। वह बिना एक पल गंवाए अपना विशाल हाथ पानी में डालता है और बहुत सावधानी से मेसन को बाहर निकाल लेता है। कॉन्ग और इंसानों के बीच का ये पल हमेशा से इस कहानी की पहचान रहा है, लेकिन यहाँ इसे अलग तरीके से दिखाया गया है। कॉन्ग ना तो मेसन के प्रति मोहित होता है और ना ही इंसानों के सामने झुकता है। वह बस एक पल उसे देखता है और फिर बहुत संभाल कर उसे जमीन पर छोड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग बिना पीछे देखे जंगल की तरफ मुड़ जाता है। उसके पीछे जलता हुआ जंगल था और धीरे धीरे शांत होता हुआ पूरा युद्ध का मैदान। अगली सुबह बची हुई टीम आखिरकार इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंच जाती है। तय समय पर हेलीकॉप्टर्स भी वहां आ जाते हैं। सभी लोग रस्सियों के सहारे उनमें चढ़ते हैं और इस डरावने आइलैंड को पीछे छोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान में उड़ता है, सभी लोग नीचे देखते हैं। दूर झील के किनारे कॉन्ग अकेला खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सुबह की पहली रोशनी में उसकी विशाल परछाई पहले से भी ज्यादा भव्य दिखाई दे रही थी। दूर से कॉन्ग का विशाल शरीर जितना ताकतवर दिखाई दे रहा था, उतना ही अकेला भी लग रहा था। तभी वह आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहा हो कि चाहे उस पर कितनी भी मुसीबतें क्यों न आई हों, वह आज भी इसी आइलैंड पर खड़ा है और आज भी उसी का रक्षक है। इसके बाद फिल्म एक बेहद भावुक पल के साथ खत्म होती है। पूरे 28 साल इस आइलैंड पर फंसा रहने वाला हैंक आखिरकार अपने घर वापस पहुंच जाता है। वह शिकागो में अपने पुराने घर के अंदर कदम रखता है, जहाँ उसकी उम्र दराज हो चुकी पत्नी और अब बड़ा हो चुका बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हैंक उनके सामने खड़ा रहता है। वह कुछ भी नहीं कहता, बस उन्हें चुपचाप देखता रहता है। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान 28 साल बाद सीधे बीते हुए समय से लौट कर आया हो। दूसरी तरफ कॉनराड और मेसन के सभ्य दुनिया में लौटने के बाद उन्हें एक ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ ब्रूक्स उन्हें एक गोपनीय फाइल दिखाता है। उस फाइल में 2 और विशाल टाइटन्स की तस्वीरें मौजूद थीं। एक था गॉडजिला, जबकि दूसरा 3 सिर वाला विशाल ड्रैगन किंग गिडोरा। ब्रूक्स दोनों से कहता है कि स्कल आइलैंड की कहानी तो सिर्फ शुरुआत ही। इस दुनिया में अभी ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में इंसानों को कोई अंदाजा भी नहीं है और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। यहीं पर कॉन्ग स्कल आइलैंड की पूरी कहानी खत्म होती है।